सावित्रीबाई फुले, एक ऐसा नाम जिसे अक्सर साड़ी में लिपटी एक क्रांति कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस पूरी बात को एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई एक ऐसा विचार जिस पर पूरा यकीन हो, उसके लिए क्या कुछ दांव पर लगाया जा सकता है? तो इसी सवाल को जरा मन में रखिएगा, क्योंकि अब हम चल रहे हैं सीधे 19वीं सदी के भारत में। ये वो दौर था जब हमारा समाज, कह सकते हैं कि बेहद सख्त नियमों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखिए, उस वक्त समाज ना साफ साफ दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तरफ थे पुरुष और ऊंची जातियां, जिनके पास ज्ञान, सम्मान, समाज में उठने बैठने हर चीज का अधिकार था। और फिर दूसरी तरफ थी महिलाएं और निचली जातियां, जिनके लिए शिक्षा के दरवाजे मानो हमेशा के लिए बंद कर दिए गए थे। उनकी पूरी दुनिया बस बाल विवाह और सामाजिक बहिष्कार के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई। और सोचिए, इसी कठोर दुनिया में साल 1831 में जन्म हुआ सावित्रीबाई का, और वो भी इन परंपराओं से बच नहीं पाईं। महज 9 साल की उम्र, जब खेलने कूदने के दिन होते हैं, उस उम्र में एक अनपढ़ बाल वधू के तौर पर उनकी शादी कर दी गई 12 साल के ज्योतिबा फुले से। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ कहानियां लिखी ही अलग तरह से जाती हैं। यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी साझेदारी बनी जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। उनके अपने पति ज्योतिबा फुले ही उनके पहले टीचर बने। अब जरा सोचिए, उस दौर में एक पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति थी। उन्होंने समाज की नज़रों से छिपकर घर पर ही सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया, और शायद उन्हें भी नहीं पता था कि वो एक कितने बड़े बदलाव की नींव रख रहे हैं। और फिर दोनों ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसमें लड़कियों और समाज के सबसे दबे कुचले लोगों के हाथों में भी किताबें होंगी। पर इस सपने की कीमत बहुत भारी थी। समाज तो खिलाफ था ही, खुद उनके अपने परिवार ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि ज्योतिबा के पिता ने दोनों को घर से ही निकाल दिया। अब ऐसे मुश्किल वक्त में जब अपना घर छूट गया, तब उन्हें पनाह दी फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख ने। और ये सिर्फ एक छत नहीं थी, ये एक मजबूत दोस्ती और एक ऐतिहासिक गठबंधन की शुरुआत थी। फातिमा शेख, जो खुद पढ़ी लिखी थीं, वो सावित्रीबाई की सबसे पक्की सहयोगी बनी। और यही नहीं, वो आगे चलकर भारत की पहली मुस्लिम महिला टीचर के तौर पर उनके साथ खड़ी रहीं। तो अब टीम तैयार थी, फूले दंपत्ति और फातिमा शेख, और उनका मिशन भी शुरू हो चुका था। एक ऐसा मिशन जो सच पूछिए तो हर रोज एक जंग लड़ने जैसा था। वो साल था 1848। पुणे की धरती पर भारत के इतिहास में पहली बार लड़कियों के लिए एक स्कूल का दरवाजा खुला। कोई बड़ी आलीशान इमारत नहीं थी, बस एक छोटी सी शुरुआत थी। और उनका सबसे बड़ा हथियार, एक मामूली सी स्लेट और पढ़ाने का वो जुनून जो किसी भी मुश्किल से बड़ा था। पर जैसा मैंने कहा, ये रास्ता फूलों का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जब सावित्रीबाई और फातिमा शेख स्कूल के लिए निकलती, तो लोग उन पर पत्थर फेंकते, कीचड़ उछालते, यहाँ तक कि गोबर तक फेंकते थे। गालियां और बेइज्जती तो जैसे रोज की बात हो गई थी। लेकिन सावित्रीबाई ने इसका जो जवाब दिया, वो उनकी हिम्मत की एक इनक्रेडिबल मिसाल है। पता है वो क्या करती थी? वो अपने साथ एक और साड़ी लेकर चलती थी। रास्ते में लोग कपड़े गंदे कर देते तो वो स्कूल पहुंचकर दूसरी साड़ी पहन लेती और फिर से पढ़ाना शुरू कर देती। मतलब साफ था, तुम गंदगी फेंको, मैं अपना काम नहीं रोकूं। और हाँ, वो सिर्फ रट्टा मारने वाला किताबी ज्ञान नहीं दे रही थीं, उनका तो पूरा सिलेबस ही क्रांतिकारी था। सोचिए, वो लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ साफ सफाई, रोजमर्रा के काम आने वाले हुनर और सिविक्स यानी नागरिक विज्ञान भी सिखा रही थीं। मकसद साफ था, ऐसी शिक्षा देना जो असल जिंदगी में उन्हें मजबूत बनाए। तो ये तो हुई स्कूल की बात। लेकिन सावित्रीबाई का काम सिर्फ एक टीचर होने तक ही सीमित नहीं था। वो तो एक पूरे नए समाज की नींव रख रही थीं। उन्होंने एक संस्था बनाई, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। अब ये क्या था? देखिए, उस जमाने में विधवाओं की हालत बहुत खराब थी, और अगर कोई विधवा गर्भवती हो जाए तो समाज के डर से या तो वो खुद जान दे देती थी या अपने बच्चे की। तो सावित्रीबाई ने एक ऐसा सेफ हाउस, एक सुरक्षित घर बनाया जहां ऐसी महिलाएं आकर अपने बच्चे को जन्म दे सकें। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक लाइफलाइन थी। यही नहीं, उन्होंने सत्यशोधक विवाह की एक नई रस्म शुरू की। ये एक ऐसी शादी थी
जो कह सकते हैं कि आज के ज़माने से भी आगे थी। इसमें ना कोई पंडित, ना कोई दहेज, ना कोई फालतू के रीति रिवाज, बस लड़का लड़की के बीच बराबरी और एक दूसरे की इज्जत करने का वादा, बस। और देखते ही देखते ये क्रांति फैलने लगी। 1848 में पहला स्कूल खुला, फिर 1860 में वो आश्रय गृह बना, और 1870 आते आते उनका सत्यशोधक समाज एक बड़ी और मजबूत संस्था बन चुका था। उन्होंने एक और ऐसा काम किया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। फूले दंपत्ति ने अपने घर का कुआं उन सभी जातियों के लिए खोल दिया जिन्हें अछूत कहकर पानी तक छूने नहीं दिया जाता था। ये सिर्फ कोई दिखावा नहीं था, ये उन लोगों की जान बचाने वाला एक असल जमीनी काम था। तो सावित्रीबाई की पूरी जिंदगी सेवा और हिम्मत की एक मिसाल थी, और उनका अंत भी बिल्कुल उनकी जिंदगी जैसा ही था। उनकी विरासत आज भी उतनी ही जरूरी है। वो सिर्फ एक सोशल रिफॉर्मर नहीं थी, वो एक बेहतरीन कवयित्री भी थी। उनकी कविताओं की एक किताब है काव्य फूले, और ये कविताएं साफ बताती हैं कि उनके लिए शिक्षा सिर्फ जानकारी नहीं थी, बल्कि ये आज़ादी और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान पाने का सबसे ताकतवर हथियार था। जैसा मैंने कहा, उनकी पूरी जिंदगी सेवा में गुजरी और उनका आखिरी काम भी सेवा ही बना। बात है 1897 की, जब पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैली। उस वक्त उन्होंने अपने गोद लिए हुए बेटे यशवंतराव, जो कि एक डॉक्टर थे, उनके साथ मिलकर बीमार लोगों के लिए क्लिनिक खोल दी। और इसी सेवा को करते हुए एक प्लेग से बीमार बच्चे को वो खुद अपने कंधों पर उठाकर अस्पताल ले जा रही थी। इसी दौरान वो खुद भी इस बीमारी की चपेट में आ गई, और 10 मार्च 1897 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दूसरों की जान बचाते बचाते उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। तो उनके जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक तरह से देखें तो बदलाव का एक पूरा ब्लूप्रिंट मिलता है। पहला, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, समस्या की जड़ को पकड़ो। दूसरा, अकेले लड़ने की कोशिश मत करो, अपने साथ लोगों को जोड़ो। तीसरा, सिर्फ विरोध मत करो, बल्कि बेहतर विकल्प के तौर पर नई संस्थाएं खड़ी करो। और सबसे जरूरी चौथा, जो भी करो बिना डरे और पूरी हमदर्दी के साथ करो। सावित्रीबाई फूले ने साल 1848 में शिक्षा का एक बंद दरवाजा खोला था। सवाल ये है कि आज हमारे आसपास ऐसे कौन से बंद दरवाजे हैं जिन्हें खोलने की जिम्मेदारी हमारी है।